मेरे दोस्त को हमेशा से बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। धन दौलत की कमी न होने की वजह से उसे रोज नई लड़की तलाशने में ज़्यादा दिक्कत न होती। लेकिन वह जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर जाता, उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती। आखिर वो उन लड़कियों के साथ करता क्या था? एक दिन जब मैंने छुपकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम निखिल है। अच्छी पढ़ाई और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। मेरी सरकारी नौकरी जो लग गई थी, आज माँ पापा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। अपने माँ पापा की इकलौती संतान होने की वजह से उन लोगों को सिर्फ मुझसे उम्मीद थी कि मैं एक न एक दिन कामयाब हो जाऊँ। आज उनका सपना पूरा हो चुका था। खैर, कुछ दिनों बाद मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया और मैं देहरादून जाने की तैयारी में लग गया। आज से पहले कभी माँ पापा से दूर नहीं रहा था, तो जाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। माँ पापा का उतरा चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वो लोग मुझसे दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन झूठी मुस्कुराहट लाकर वो मुझे हौसला दे रहे थे। मैंने माँ पापा से कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, सिर्फ वहाँ सेटल होने के बाद आप लोगों को भी बुला लूँगा। खैर, ऐसे ही उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपनी ड्यूटी पर निकल गया। देहरादून पहुंचकर एक कमरा रेंट पर लिया और खाने वगैरह की व्यवस्था की और दूसरे दिन से अपने ऑफिस जाने लगा। ऑफिस में मेरी मुलाकात मोहित से हुई। मेरे साथ ही नौकरी करता था। बातों बातों में हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन राहुल ने अपने घर मुझे डिनर पर बुलाया। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इतना अच्छा दोस्त है, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मोहित का घर किसी महल से कम नहीं था। मोहित के घर में रामू नाम का एक नौकर था जो खाना वगैरह बनाता था और मोहित के पास ही रहता। मोहित ने बताया कि उसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। गांव में उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी जो उसने किराए पर दे रखी थी और खुद यहाँ सरकारी नौकरी करता है। खैर, खाना वगैरह खाकर मैं घर पर आ गया और सोचने लगा कि इतना अमीर आदमी फिर भी कितना अच्छा है। मोहित में जरा भी घमंड नहीं था। मुझे उसकी दोस्ती पाकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऑफिस में मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मैंने उसके साथ मजाक करते हुए कहा कि कब कर रहे हो शादी? उसने यूं ही बात को टाल दिया। अब तो मैं और मोहित ऑफिस के बाहर भी साथ रहने लगे, घूमना फिरना मस्ती करना। कभी कभार मैं मोहित के घर ही रुक जाता था। इन सब के बीच में मुझे मोहित की एक आदत का पता चला। मोहित को बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने की आदत थी। जब एक के साथ मन भर जाता तो वह दूसरी को फंसा लेता। इतना धन होने की वजह से उसको ये सब करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। मैंने मोहित को काफ़ी बार समझाया कि गलत है, तुम प्यार के नाम पर गलत कर रहे हो। तभी उसने कहा कि यार निखिल, तुम कैसी बात कर रहे हो? गर्लफ्रेंड रखना बुरी बात है क्या? मैंने उसे कहा कि गर्लफ्रेंड रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड सिर्फ एक होती है जिसके साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन तुमने तो पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसा रखा है। लेकिन वो कहा मानने को वाला था। बहाने बनाकर मुझे वहीं चुप करवा दिया। खैर, उसके बाद मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम से मतलब रखने लगा। शायद इसमें मोहित का कसूर नहीं था। वो अपने बचपन से ही अपने हिसाब से जीता आ रहा था। उसे आज तक सही गलत की पहचान कराने वाला कोई नहीं मिला, तो वह बेचारा अपने माइंड से ही तो करेगा सब। खैर, अब समझ में आ रहा है कि जीवन में माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है। हमारे परवरिश से लेकर संस्कारों तक उनका हाथ होना ज़रूरी है। उनका मार्गदर्शन जीवन बदलने में सबसे ज़रूरी होता है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मोहित का मेरे पास फ़ोन आया और वह कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आना चाहती है, इसलिए उसकी मदद कर दे। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या तू उसे ड्रॉप कर देगा और मेरे घर तक छोड़ देगा? तभी मैंने मोहित को मना कर दिया और कहा कि भाई देख, हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रख। इन सब झमेले में मुझे मत डाल। मैं आज तक इन सब मामलों में कभी नहीं पड़ा हूँ और ना ही जानता हूँ कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मेरे लिए तो मेरे माँ पिताजी ढूंढ लेंगे, वहीं मेरे लिए गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों ही होगी। तभी मोहित हंसने लगा और बोला कि मैं कौन सा तुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि उसे तू मेरे घर तक ड्रॉप कर दे, उसके बाद तू चला जाना। तुझे कौन रोकता है? खैर, मैंने मना करने के बावजूद भी मोहित की जिद रुकी नहीं और आखिर में मुझे हाँ बोलना पड़ा। मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और चौराहे से उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाया और मोहित के घर पर छोड़ दिया।
उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। शाम को फिर मेरे पास मोहित का फ़ोन आता है और वह कहता है कि यार एक और दिक्कत आ गई है, क्या तुम मेरी मदद करेगा? मैंने मोहित से कहा कि आखिर बात क्या है, पहले बात तो बता, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? तभी मोहित ने कहने लगा कि यह सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले एक काम कर, तू नुक्कड़ वाली दुकान पर जा, वहाँ पर एक आदमी तुझे एक थैली देगा, उस थैली को लेकर तू मेरे घर पर आना और बाहर मेरा नौकर इंतजार कर रहा होगा, उसे वह थैली दे देना, अगर चाहे तो अंदर भी आ जाना। तभी मैंने उससे कहा कि यार तू यह क्या अजीबोगरीबो काम मुझसे करवा रहा है? कभी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे घर पर ड्रॉप कर दे, कभी कहता है तू थैली लेकर आ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? देख, मुझे इन सब झमेले में नहीं पड़ना, प्लीज़ मुझे बख्श दे। तभी मोहित कहने लगा कि यार तू दोस्त है या दुश्मन, कभी तो काम आ जाया कर, और मैं तुझसे कौन सा किसी का मर्डर करवा रहा हूँ जो तू ऐसी बातें कर रहा है? मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वह थैली लाकर मेरे घर पर पकड़ा दे, इसमें तेरा क्या जाता है? और वैसे भी अगर तुझे कभी ज़रूरत हुई तो मैं भी तो तेरी ज़रूरत का ख्याल रख कर तेरी मदद करूँगा ना। तभी मैंने मोहित से कहा कि नहीं नहीं भाई, मुझे इस तरह की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी मैं अपनी काम खुद करता हूँ और इन सब झमेले में मैं पड़ता भी नहीं हूँ। फिर मोहित फिर से जिद करना शुरू कर दिया। तभी मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं थैली लेकर आ जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर फिर से निकल गया और एक दुकान के आगे एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ से मैंने एक थैली ली और मोहित के घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने थैली को खोलकर नहीं देखा, आखिर उसके अंदर क्या है। मैं सीधा थैली लेकर मोहित के घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर उसका नौकर खड़ा था। उसने कहा कि सर ने थैली लेने को बोला है, लेकिन मैंने उसे देने से मना कर दिया और सीधा अंदर चला गया। जाकर सीधा मोहित का कान पकड़ लिया और बोल दिया कि बस भाई, मुझसे और कुछ नहीं होगा, तू मुझसे कोई क्राइम तो नहीं करवा रहा है ना? तभी उसके पास गर्लफ्रेंड भी बैठी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। मोहित ने कहा ठीक है भाई, तेरा थैंक यू। मैं जाने लगा। तभी उसने कहा कि आज रात का खाना यहीं पर खा लेना, टाइम से आ जाना। तभी मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो होटल से लेकर ही खा लूँगा, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर। तभी वो हंसने लगा और मैं वहाँ से सीधा कमरे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर उस थैली में क्या होगा और मोहित ने ऐसा क्यों किया होगा कि थैली मुझसे ही मंगवाई? वह आदमी भी तो उसे लेकर आ सकता। फिर मैंने अपनी सोच को विराम दिया और सोचा कि उसका मसला, मुझे क्या, मेरे को तो सिर्फ थैली पकड़वानी थी, जो मैंने पकड़ा दी। खैर दूसरे दिन ऑफिस चला गया, वहाँ पर मोहित आ गया। आज मोहित सदा की तरह खिला खिला नहीं था, उसके चेहरे पर सिकन थी और बार बार उसके माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तू तो कभी भी इस तरह से रहता ही नहीं है, हमेशा खिला खिला रहता है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई? तभी मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि यार ऐसी बात नहीं है, क्यों मजाक बना रहा है? तभी मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, माफ़ करना, बता क्या प्रॉब्लम है? तभी मोहित बोला कि यहाँ पर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में जब खाना खाने का टाइम होगा तभी मैं तुझे बताऊँगा कि पूरी बात क्या है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों काम में लग गए, लेकिन मोहित के चेहरे पर वही मायूसी छाई रही, उसके चेहरे पर एक बार के लिए भी मुस्कान नहीं आई थी। खैर खाना खाने के टाइम हो गया। मैंने मोहित से पूछा कि हाँ अब बता क्या हुआ, इतने हंसने वाला और मजाकिया स्वभाव का इंसान आज इतने उखड़े हुए चेहरे के साथ क्यों है? तभी मोहित बोला कि क्या बताऊँ यार, जिस गर्लफ्रेंड को तुम कल घर पर छोड़ने आया था वह प्रेग्नेंट हो गई है। अब तो मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने मोहित के कंधों पर हाथ रखा और बोला देख भाई, अब कोई ऐसा काम मत करना, काफ़ी टाइम तूने अलग अलग गर्लफ्रेंड बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तू उस गर्लफ्रेंड के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर। तुम दोनों माँ पापा बनने वाले हो तो तुम उसके साथ शादी कर ले, कोई गलत काम मत करना भाई। तभी मोहित ने कहा कि नहीं यार, कल जो तूने थैली पकड़ाई थी उसमें बच्चा गिराने वाली ही दवाई थी और मैंने उसे दे दी। अब बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि ये दवाई लेते हैं तो एक बार के लिए थोड़ी दिक्कत तो आती है, इसलिए मेरे को थोड़ी फिक्र हो रही थी कि कुछ हो ना जाए। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। मैंने एक बच्चा मारने वाली दवाई लाकर मोहित को थमा दी, एक मासूम बच्चे की जान ले ली जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। या मुझसे क्या हो गया, मुझसे खाना नहीं खाया गया और मैं वहीं पर मोहित का हाथ छोड़कर खाने का डिब्बा छोड़कर चल निकला
और मेरे ऑफिस के पास में ही एक गार्डन था, उसमें जाकर बैठ गया। अब तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार मैं खुद को कोस रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। बिना जाने पहचाने, बिना उस थैली को देखे कैसे ऐसा कर सकता हूँ? आखिर वो थैली मैंने ही तो ले जाकर दी थी। अगर मैं ये थैली ले जाकर ना देता तो शायद मेरे हाथों से ये पाप ना होता। एक मासूम बच्चा चला गया जो पूरी इस दुनिया में आया भी नहीं था। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे मोहित पर गुस्सा आ रहा था और मैं खुद को कह रहा था कि मुझे मोहित से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। इतने में मोहित भी वहीं पर आ जाता है और वह कहने लगता है कि यार, इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो बस वो थैली लाकर दी थी। अब तू ही बता, मैं क्या करता? मैं अंजलि से शादी भी कर लेता, लेकिन अंजलि के परिवार वाले नहीं मानते क्योंकि मैं उनकी कास्ट का जो नहीं हूँ। इसलिए अंजलि की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती। इसलिए बच्चा गिराना पड़ा। मैंने मोहित को ज़ोर से धक्का दे डाला कि मुझसे दूर हो जा, तुम्हारा मसला था। मुझे अंदर क्यों डाला और मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवा दिया? मैं किस तरह पश्चाताप करूँगा? मोहित ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात जमकर बैठ गई थी कि मेरी वजह से ही वह बच्चा मरा है। मैंने ही वह थैली उनको ले जाकर दी, जिसकी वजह से उन्होंने उस दवाई का सेवन करके उस बच्चे को मार डाला। अब तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, पूरा शरीर पसीने से लथपथ। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा और जाकर पैकिंग शुरू कर दी। मेरे ऑफिस में फ़ोन करके मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गाँव जाने की तैयारी शुरू कर दी। मोहित का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और अपना फ़ोन बंद करके गाँव के लिए निकल गया। गाँव जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा। अपने माँ पिताजी से मैंने सब कुछ छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो। फिर मेरे चेहरे से उन्हें पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। शायद सोचा हुआ कि मेरा कोई पर्सनल मैटर होगा जिसके बीच उन लोगों को नहीं आना चाहिए। खैर, अब मैं वहाँ सेटल होने वाला था, इसलिए एक आध महीने में उन लोगों को भी वहीं पर बुलाने वाला था। लेकिन मेरे मन में तो इस खुशी की ज़रा भी जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में तो वही गिल्टी हो रही थी कि मैंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हालांकि मेरा उसमें कसूर नहीं था, लेकिन मैं खुद को उन बातों से अलग नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माता पिताजी से इस बारे में बात कर लूँ, शायद उनकी राय से मुझे कोई संतुष्टि मिले। इसलिए एक दिन जब हम लोग सब बैठे चाय पी रहे थे, तो मैंने अपने माँ पिताजी से पूछा कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप किस तरह से किया जाना चाहिए। तभी मेरे माँ पिताजी बोले कि बेटा, यह क्या बोल रहे हो? आज तक तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने उन्हें सारी बात कह डाली। तभी मेरी माँ ने कहा कि हुआ तो गलत है, लेकिन इसमें बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तू तो अनजान था, तुम्हें तो धोखे में रखकर वह काम करवाया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने मन पर इस तरह का बोझ बिल्कुल भी मत रखो। खैर, अब उन लोगों की बातों से मेरे दिल को थोड़ी बहुत शांति मिल चुकी थी और मैंने जैसे तैसे उस बात को भुलाने की कोशिश की। थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन अब मैं उस सब को अपने दिमाग से निकाल लिया। अब तो मैंने छुट्टियाँ ले ली थी, वह भी पूरी हो चुकी थी। मुझे वापस देहरादून के लिए निकलना था, इसलिए मैं अपना बैग पैक करके देहरादून के लिए निकल गया। फिर वहाँ जाकर मैंने कुछ दिनों तक मोहित से बातचीत बंद कर दी, लेकिन मोहित कहाँ मानने वाला था। वह रोज़ मेरे कमरे के बाहर चक्कर काटने लगा और मुझे मनाने लगा। फिर मुझे भी उस पर दया आ गई और मैंने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। लेकिन मैंने मन में विचार किया कि आज के बाद मैं कभी मोहित के घर नहीं जाऊंगा, ना ही उसका कोई कहना मानूंगा। सिर्फ दोस्त है तो सिर्फ ऑफिस तक दोस्ती रखूंगा। खैर, मेरी वह चलने कहाँ देने वाला था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। मोहित तो अपनी नई नई गर्लफ्रेंड को घर पर ले जाने लगा। मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी क्योंकि मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे एक अजीब सी हरकत होनी महसूस हुई। मोहित जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर जाता, उसके बाद वह गर्लफ्रेंड उसके घर से बाहर आती ही नहीं थी। आखिर मोहित उसे कहाँ गायब कर देता था? दरअसल ये हुआ कि मैं जिस कमरे में रह रहा था, उसके मालिक ने वो बेच दिया, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी बार मोहित के घर के बिल्कुल सामने ही एक कमरा मिल गया, जिसमें सिर्फ मैं अकेला ही रहता था और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी थी। मोहित ने मुझे बहुत बोला कि तू मेरे ही घर पर रह सकता है, लेकिन मैंने उसके घर पर रहने से मना कर दिया और वजह सिर्फ वही थी कि मोहित रोज़ रोज़ नई लड़कियों को घर पर लेकर आता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैंने
मोहित के घर के सामने ही एक अच्छा कमरा देख लिया और वहीं पर रहने लगा। मेरे कमरे से मोहित के घर की तरफ सारा नज़ारा दिखाई देता था। मैं वर्क करते समय खिड़की पर बैठता था और देखता कि मोहित लड़की को घर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन शाम होते मोहित अकेले ही घर से बाहर निकलता और वह लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी। मोहित के घर के बाहर कैमरा भी लगा था और मैं भी जिस कमरे में रहता था वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ था। जब मुझे अजीब सा शक होने लगा कि मोहित के घर में लड़की जाती है तो लेकिन आती नहीं, तो मैंने अपने कैमरे खंगाले। मुझे लगा कि शायद मेरी नज़रों में ना आती होगी क्योंकि मैं तो बाहर भी चला जाता हूँ या फिर कोई और काम में लग जाता हूँ जिस वजह से वह लड़की चली जाती हो। लेकिन पूरा कैमरा तलाश करने के बाद हर रोज़ वही होता कि लड़की आती तो सही लेकिन जाती नहीं। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा था कि आखिर वह लड़कियां जाती कहाँ हैं। हर रोज़ नई लड़कियां का आना और उसके ऐसे गायब हो जाना मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर हो रखा था। मैंने इस बारे में मोहित से बात की लेकिन मोहित ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई। वह कहने लगा कि मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं तो शराब पीकर इस कदर सो जाता हूँ, जब उठता हूँ तो वह नहीं होती है। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि मोहित कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मोहित के घर पर जाकर ही पता किया जाए। यही सोचकर मैं एक दिन मोहित के घर पे छुप कर बैठ गया। कुछ ही घंटों बाद मोहित एक नई लड़की के साथ घर में आता है और उसके साथ बड़े ही प्यारी प्यारी बातें करता है और उसे कहता है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो यार। मुझे तो उसकी बातों से हंसी आ रही थी क्योंकि वह तो हर लड़की को ऐसा बोलता है, लेकिन मेरा मकसद तो केवल यह जानना था कि आखिर लड़कियां गायब कैसे होती है। इसलिए मैं वहीं पर छुप कर बैठा रहा। कुछ देर बाद वह लड़की किचन की तरफ देखती है तो उसे किचन की तरफ से कोई धीरे धीरे की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ महसूस होता है जैसे मानो उसे कोई बुला रहा है। लड़की उठकर किचन की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद 2 गिलास में शराब लेकर आती है और वह शराब जब मोहित पी लेता है तो मोहित बेहोशी की हालत में चला जाता है और वह लड़की फिर से किचन में जाती है। लेकिन काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, 1 घंटे तक देखा, लेकिन वह लड़की किचन से बाहर नहीं आई। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं जल्दी उठकर किचन की तरफ जाकर देखने लगा। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मोहित का नौकर उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाकर उस नौकर को एक तमाचा जड़ दिया और उस लड़की को वहाँ से छुड़वाया। मैंने रामू नौकर को वहीं पर बांधकर छोड़ दिया और जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाकर मोहित का नशा उतारा और उसे होश में लेकर आया और मोहित से पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी मोहित ने कहा कि मुझे क्या पता क्या हो रहा है, मैं तो बेहोश था ना। और फिर वो कहने लगा कि रामू भैया को इस तरह बांधकर क्यों रखा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उस लड़की से पूछा तो वह कहने लगी कि इसी नौकर ने मुझे बोला था कि तुम्हें शराब में नशा मिलाकर दूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा सच रामू के मुंह से जानना जरूरी समझा। मैंने रामू पर चिल्लाते हुए पूछा। तभी रामू ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि जब से मुझे पता चला है कि मोहित सर रोज़ नई नई लड़कियों को घर पर लेकर आते हैं तो मेरे अंदर भी हवस जागने लगी। लेकिन मुझे गरीब और गंदी शक्ल वाले की कौन गर्लफ्रेंड बनती, इसलिए मेरे मन में एक पाप जग गया और मैंने ऐसी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जब सर के साथ लड़की बैठी होती तो मैं एक बड़े से पेज पर लिख देता कि यह तुम्हारी जान ले लेगा, यह रोज़ ऐसा करता है। और वह लड़की ऐसा पढ़कर किचन में आती कोई बहाना लेकर तो मैं उसे कह देता कि यह हर रोज़ लड़कियों को यहाँ पर लाता है और उन्हें जान से मार देता है। तो आज तुम भी शिकार होने वाली हो, इसलिए एक काम करो कि शराब में मैंने नशा मिला दिया है, तुम सर को पिला दो और यहाँ से भाग जाओ। बेचारी लड़कियां मेरे चुंगल में आ जाती और सोचती कि सच में ये ऐसा करता होगा और मोहित को शराब पिला देती। जब मोहित बेहोश हो जाता तो मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ लेता और उनके साथ गलत करता, फिर उन्हें मारकर पीछे के दरवाजे से बने गार्डन में ज़मीन में गाड़ देता। किसी को कोई शक भी नहीं होता। अब तो रामू की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इतना दिमाग कोई कैसे चला सकता है और इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी। उसने पता नहीं कितनी लड़कियों को आज से पहले मारा था। मैंने मोहित से भी पूछा कि क्या तुमने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तभी मोहित ने कहा कि जब मैं होश में आता तो मुझे लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली, जिसकी वजह से वह चली गई। और मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद आया। तो मैंने सोचा कि शायद
उन्होंने कोई और बॉयफ्रेंड देख लिया, क्योंकि मैं तो शराब के नशे में पता नहीं क्या कर देता। मैंने मोहित से कहा कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तेरी ये हरकतें कभी तुझी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तो मोहित की आंखों में आंसू थे। अब लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और रामू को अरेस्ट करवा दिया। ना जाने बेचारी उन लड़कियों का क्या हाल किया होगा, किस तरह उनकी जान ली होगी। खैर, मैं अपने कमरे पर आ गया था। मेरी आंखें भरी हुई थी। मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उन लड़कियों की गलती क्या थी। उन्होंने एक लड़के से प्यार किया जिसकी सज़ा उन्हें मिली, और नौकर भी ऐसे कैसे कर सकता है। क्या रामू को जरा भी शर्म नहीं आई कि उन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, इंसान पता नहीं हवस के अंदर आकर क्या कर जाता है। मुझे तो मोहित पर भी गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने विचार किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मोहित की परछाई भी खुद पर नहीं पड़ने देनी है। इसलिए मैंने एक बंगला खरीदा जो शहर से थोड़ी दूरी पर था, और अपने माता पिता को वहाँ बुला लिया और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। ऑफिस में जब कभी मोहित मिलता तो उसके साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल बातें हो जाती, लेकिन पहले जैसी दोस्ती में नहीं रहा। मुझे समझ आ चुका था कि मोहित कभी नहीं सुधर सकता, और मोहित की यह गलती थी जिसकी वजह से इतनी लड़कियों की जान चली गई। खैर, मैं जल्दी ही इस सब को भूल गया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी खूब सहायता की और अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। लेकिन मैंने एक फैसला किया कि आज के बाद मैं हर लड़की को इज्जत दूंगा, हमेशा अपनी बहन मानकर उसका सहायक बनूंगा, क्योंकि जिन लड़कियों की जान गई थी उनके लिए दया मेरे मन को झकझोर कर रही थी। लेकिन उनके प्रति दुख और अफसोस के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।